9 बज चुके हैं, खबरों का समय हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे स्तंभ और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। हमारे खास सोच सत्यमेव जयते में आज हम बताएंगे कि जहां औरैया में आज गोविंद नगर औरैया में महा चेकिंग अभियान चलाया गया, तो साथ ही साथ खानपुर में अवर अभियंता आमोद आनंद के नेतृत्व में लगा एक मुफ्त समाधान योजना कैंप। तो वहीं आपको बताएंगे कि असम में कितने भीषण हालात हैं, पानी की वजह से बाढ़ की हालात बने हुए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे। तो सुनिए, सबसे पहले आज गोविंद नगर औरैया में उपखंड अधिकारी महेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विद्युत महा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं को एक मुफ्त समाधान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी महेंद्र प्रसाद ने उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बिल जमा करने की सलाह दी और बताया एलएमबी 1 और 5 तक के विद्युत घरेलू और सभी एवं कॉमर्शियल व निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को बिल जमा कर ब्याज माफी योजना से लाभ लें। जिन उपभोक्ताओं ने मौके पर बिल जमा नहीं कर पाए, उनका कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर करमपुर में अवर अभियंता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बिल जमा करने की सलाह दी। साथ ही अवर अभियंता आनेपुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मौके पर त्रुटिपूर्ण बिलों में सुधार किया और फतेहपुर करमपुर जिन बड़े बकायेदारों पर बिल जमा नहीं कर पाए, उन्हें के कनेक्शन स्थायी तौर पर काटने के निर्देश टीम को दिए गए हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी महेंद्र प्रताप, अवर अभियंता औरैया शहर विवेक खरे, अवर अभियंता आनेपुर आदि लोग मौजूद रहे। खानपुर में अवर अभियंता आमोद कुमार के आनंद के नेतृत्व में लगा एक मुफ्त समाधान योजना कैंप, जहां अवर अभियंता आमोद कुमार के नेतृत्व में कस्बा खानपुर विद्युत विभाग के कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा किए। कैंप के दौरान उपभोक्ताओं को भारी उत्साह दिखाई दिया। अवर अभियंता आमोद आनंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 मई तक के बिलों में 100% ब्याज और सभी उपभोक्ता बिल जमा करें और किसी भी होने वाली असुविधा से बचें। इस अवसर पर अवर अभियंता आमोद आनंद, बाबू अरुण कुमार गुप्ता, TG2 अजय कुमार, मीटर रीडर रत्नेश गुप्ता, SSO अनुज तिवारी, लाइनमैन दीपक, राजेश, जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। 1 लाख के ऊपर जो बकायेदार हैं, 116 लोगों की सूची आई हुई है ऊपर से, जिनके द्वारा विद्युत का बिल बकाया हुआ है। और इस समय जबकि छूट चल रही है, ब्याज माफ़ी स्कीम चल रही है, किस्तों में भी है। उन लोग के द्वारा उन लोग के पास नोटिस भी भिजवाई गई, लेकिन अभी तक आज 22 तारीख हो गई, इन लोग के द्वारा भी एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, इसलिए आज इन लोग के लाइन का विच्छेदन का कार्य कराया जा रहा है। अच्छा, कितने बिल वालों के जो कनेक्शन विच्छेदन किए जा रहे हैं? अभी हम लोग 11 कर चुके हैं, बाकी का काम जारी है। हम थे जमा करने बैठे चले गए, इन्हें बुखार आया, जी सर जी जमा करने के लिए बैठे दिखाया, करा दे चचा भी ओटीएस चलो बता कहीं तो डाल ले आए, लेकिन हमला किसी भी नहीं जय चलाया जय करे, हम लोग 5 चढ़ गए। आसाम में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति से लाखों लोग बेघर। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। आसाम में बाढ़ बारिश बनी आफत। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लिया जायजा। आसाम के नागांव जिले में आई बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हो गए। लगातार बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। Affected is more than 2 lakhs. It's 2,41,000, and the crop area affected 5,174 hectare. And we have already opened 13 relief camps, and maybe today there may be 3-4 more relief camps in the district, and inmates taking shelter in those relief camps are it is nearly 5,000 inmates are there. हाल ही में कछार जिला प्रशासन ने 9 माह की गर्भवती महिला को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगह सिलचर में पहुंचाया। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है।
हालात का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। इस दौरान उन्होंने नागांव जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राहत शिविर का दौरा किया। असम सरकार की तरफ से पूरी कदम उठाए गए हैं और असम सरकार की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा की नेतृत्व में सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और सारे कर्मचारी अधिकारीगण लगे हुए हैं और रिलीफ कैंप में जो भी एसेंशियल कमोडिटीज देने का काम किया है, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी डेवलप किया है, ड्रिंकिंग वाटर सारी फैसिलिटी देने में असम सरकार की तरफ से सही कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि असम में 34 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का कहर है, जिसमें 41 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के करीमगंज जिले में बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि कुशियारा, लोंगई और सिंगला नदियों के जलस्तर ने जिले के अधिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिससे जिले के 1,34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से जिले की कई मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं। असम में इस साल अब तक बाढ़ और भूस्खलन में 82 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दा, पेट आदि बीमारियों से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1572 हमारे पास सर्जन हैं। लगभग 3000 ऑपरेशन हम प्रतिदिन कर रहे हैं। मरीजों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद प्रदेश के अस्पतालों में उनको बेहतरीन प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर अस्पताल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े संस्थानों और इकाइयों के द्वारा सरकार द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है। आज ये तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज जिस वजह से मुख्य रूप से हमने आपसे बात करने के लिए बुलाया, इन सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं का फिजिकल निरीक्षण करने के लिए हम लगातार सभी अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 43 जगहों पर मैं जा चुका हूं और खुद हमने स्वास्थ्य सेवाओं को परखा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह पहुंचना बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे तत्काल में कोई ऐसा व्यवस्था निकालनी पड़ेगी कि अपने मरीजों का हम हाल ले सकें और मरीज ये समझे कि वो हमारे एक ऐसी जगह आए हैं जहां उनकी चिंता करने वाली सरकार बैठी है। हमने लगातार सभी अस्पतालों में जाकर कहा है कि मरीज हमारे लिए भगवान हैं। हमारे जितने भी चिकित्सीय व्यवस्था से जुड़े हमारे साथी हैं, अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें। उनके लिए शुद्ध पेयजल, मौसम के अनुरूप स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, अस्पतालों में सफाई, जाला गंदगी ना हो और व्यवहार बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार हो। बोली भाषा से ही आधा मरीजों का दूर हो सकता है। जो हमने आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई ईडीएल लिस्ट में वो उपलब्ध हों। जो चिकित्सीय जांचें हैं वो जांचें उनको निःशुल्क मिले और जो मशीनों से जांचें होनी वो भी सुचारू रूप से चलें, जैसे सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो अन्य मशीनें हमारे पास होती हैं। आगे में कैसी व्यवस्था का प्रारंभ करने जा रहे हैं जो अभी तक प्रारंभ हम लोग नहीं कर पाए थे। स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का, स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का ये अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जो सूची मंगाई, हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने हमें सूची उपलब्ध कराई कि प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं। तो हमने अनुरोध ये किया कि हमको उन मरीजों का नंबर भी उपलब्ध कराया जाए जो एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो उनका नंबर भी लिखा जाता है रजिस्टर पर कि कौन मरीज का संपर्क नंबर क्या है। तो हमने 75 जनपदों में और सभी मेडिकल कॉलेज जो चल रहे हैं उनको नंबरों को रैंडमली हमने तय किया कि किसी भी 10 जनपद को हम रोज उठाएंगे और हर जनपद के 2 मरीजों से सीधी बात हम करेंगे। कुछ जनपद के मरीजों से हमने कल बात की है 10 जनपदों से,
तो कुछ का मैं आपके समझ दिखाना चाहता हूं, अगर ये चल सके तो चला सकते हैं आप लोग? कोई चला सकता है? हेलो, नमस्ते, मैं ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। हाँ, प्रणाम भाभी जी। राजेंद्र गुप्ता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे पता चला कि अस्पताल में भर्ती है, तो मैंने सोचा हालचाल ले लूं। अब सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ है? अच्छा, आप लोग संतुष्ट है ना? अच्छा, कभी कोई दिक्कत हो बताइएगा, हमने सोचा स्वयं आपसे बात कर लें, ठीक है? नहीं, अब अगर बात करने की स्थिति में पेशेंट नहीं तो मत बात कराइए, आपने सूचना दे दी, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं दीजिएगा, जल्दी स्वस्थ होकर घर जाए वो। आप हमारी तरफ से आशीर्वाद खूब आगे तरक्की करिए, इतना आपने मेरे लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार भाभी जी आपका, प्रणाम। धन्यवाद आपको। अब क्या स्थिति है वहाँ घर में आप? अब फायदा है पहले से? अच्छा, लखनऊ से हम क्या पहचाना, लखनऊ से हम ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। और सरकार ने चिंता की आपकी कि भाभी जी जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी घर आए, ठीक है? क्या क्या बीमारी थी उनको? अच्छा, अब कंट्रोल में है? अस्पताल में पैसा वैसा तो नहीं लिया किसी ने दवाइयों का, या डॉक्टर ने किसी ने परेशान तो नहीं किया? अच्छा, हम लखनऊ से बोल रहे हैं, पूरी सरकार आपकी स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, पूरी भाभी जी जल्दी ठीक हो घर आए, सरकार इस बात की चिंता कर रही है आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है ना? शाहजहांपुर से बोल रहे हो? हाँ, जान कौन गाँव है तुम्हारा? अच्छा, क्या रेती के पास है क्या? हम लखनऊ से बोल रहे हैं, पूरी सरकार आपके पिताजी की स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। पिताजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो हमें पता चला, तो हमने कहा सीधे आपसे बात करें, ठीक है? आपका क्या नाम है? रामदीन जी के बेटे हैं ना? वीरपाल जी। अब तबीयत सही है ना रामदीन जी की? लखनऊ से बोल रहे हैं। पता चला था कि आपके यहाँ बहन जी भर्ती थी, रानी जी, तो इसीलिए हमने उनका हालचाल लेने के लिए फोन किया। अब कैसी तबीयत है उनकी? नहीं, आप उनके बेटे हैं? अरे क्षमा करिएगा भैया, बहुत बहुत दरअसल मैंने पता किया, अस्पताल में देखा कि भाभी जी भर्ती है, तो मैंने सोचा आपसे मैं बात कर लूं। कोई दिक्कत तो नहीं अस्पताल में हुई? अच्छा, तो मतलब दवाई डॉक्टरों ने ठीक से किया, इलाज ठीक से किया? अच्छा, अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अच्छा, हमें सरकार की तरफ से लिस्ट मिली कि कौन कौन मरीज कहाँ भर्ती, और देखा आपका नाम उसमें, तो मैंने तुरंत आपको फोन मिलाया। हमने पहले भैया से बात करके हालचाल ले लें। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। अच्छा, तो कैसी तबीयत है पापा की? अच्छा, डायलिसिस होती रहती है? अच्छा, अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? अच्छा, हम लखनऊ में सरकार की तरफ से फोन कर रहे हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पिताजी जल्दी ठीक होके घर आए, सरकार पूरा इंतजाम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, पापा जल्दी ठीक हो घर आए, ठीक है?
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, मैं लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। मैं दरअसल अस्पताल में आपके यहाँ से भर्ती थे ना मरीज आदरणीय शकुंतला देवी जी। तो अब कैसी तबीयत है उनकी? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? दवाई कोई बाजार से खरीदना पड़ा या कोई चिकित्सकों ने ठीक से बात की, ठीक से इलाज किया कि नहीं किया, ये पूछने के लिए फोन कर रहे हैं लखनऊ से हम। अच्छा, डायलिसिस में दवाई बाहर से लिख रहे हैं ना? किस हॉस्पिटल में थे आप? अच्छा, एटा जिला अस्पताल में। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन डॉक्टर लिखा था भैया? कौन डॉक्टर लिखा था? आप डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं, एटा में जैसे डायलिसिस के लिए आप गए तो बाहर से दवाई जो लिखा वो किस चिकित्सक महोदय ने लिखा था? अच्छा, कौन सी दवाई अस्पताल में नहीं मिलती भैया, नाम बता सकते हैं आप? अच्छा, मतलब ये डायलिसिस वाली जो किडनी की दवाइयाँ नहीं मिलती, ये कहेंगे ना? अच्छा, मैं व्यवस्था कराता हूँ, लखनऊ से भिजवाता हूँ भैया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अम्मा है आपकी? अच्छा, आपकी सास थी। अब कोई दिक्कत तो नहीं? अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ है ना? अच्छा, तो दिखा लो, कोई दिक्कत हो बताना। ठीक है, हम लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। हाँ, हमें पता चला कि आपके यहाँ परिवार में सास जी एडमिट हुई है, तो हमने कहा कि सरकार चिंता कर रही है आपके परिवार के प्रति, तो हमने लखनऊ से सीधे फोन किया आपको। हाँ, कभी कोई बात हो बताना, एकदम घबराना नहीं, पूरी सरकार आपके साथ है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते, क्या हाल चाल है भैया के? अब तबीयत सही है भैया की? अभी हमें अस्पताल से सूचना मिली कि बेटा एडमिट हुआ है, तो हमने सोचा लाओ पापा से बात करके हालचाल ले लें, है ना? अच्छा, हम लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। अस्पताल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इलाज में अच्छा इलाज मिला, आप संतुष्ट हैं? इलाज अच्छा हुआ है, बच्चे ठीक भी है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं साहब। हाँ, कोई बात हो तुरंत बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हम ब्रजेश पाठक बोल रहे भैया। हाँ, बताइए। कैसी स्थिति है अपने मरीज की जिसको भर्ती कराया गया था? अच्छी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं अस्पताल में आपको? कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, अभी भी नहीं है। अच्छा, तो कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा। ठीक है ना? नहीं तो आज डिस्चार्ज हो रहा है। आज डिस्चार्ज हो रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अरे कुछ दिन बाद पूछेंगे, पहचान तो गए हो। माइक ऑन कर लीजिए भैया। भैया माइक ऑन कर लीजिए। अमितेश, क्या कह रहे हो? याद है ना? तो मैंने ये इसलिए किया, पूरे दिन हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी टीम, हमारे पास लाखों मरीज आ रहे हैं, लेकिन आप सबसे हमारा अनुरोध है कि जब लाखों मरीजों में से सभी मरीजों को हम लोग व्यक्तिगत घर की तरह देख रहे हैं, तो हमारे बारे में जब अच्छी खबरें जाएंगी तो प्रदेश की छवि अच्छी छपेगी, बनेगी देश के पैमाने पर। मेरे बात सुन लीजिए ना। अभी क्या होता है कि जब आप ट्रेन में चढ़ते हो ना, तो ट्रेन जो गंतव्य तक पहुंचाती है उसमें 2-4 पैसेंजर चढ़ने से रह जाते हैं, 2-4 छूट जाते हैं, उनको अगली ट्रेन से पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ सकारात्मक दृष्टि हमारी तरफ अपनाओ, हम आपके भाई हैं और हम पूरी तरह ताकत लगाते लगे जी जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा? मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं, ऐसा क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्या है, आप एक काम करो ना,
हमारे पास जो सूची रहती है ना, अगली बार हम यही से बात करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, सारी टीम लगी हुई है। होता क्या है, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन लो। ये जो टीम बैठी है भाई मेरी बात सुनो। क्या तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने हमारी मदद की। हम पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य के मामले हैं, हमारे मरीज हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी सारी चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। हर स्तर पर हमारी सरकार उनके साथ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ढेर सारा आंकड़ा अगली प्रेस में मैं आऊंगा, जिनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता आर्थिक रूप से दिलवा करके उनकी मदद भी कर रहे हैं। जो गंभीर रोगी हैं, जैसे पीजीआई में इलाज चल रहा है उनका, और अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका गंभीर रोगों का इलाज चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगभग सभी को सहायता मिले, उसकी सूची लेकर मैं फिर आऊंगा। और मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि प्रदेश के लोग देख रहे हैं, कोविड की चेतावनी बार बार आ रही है। अभी हमारे पास 3000 प्लस मरीज लखनऊ में हैं और कई जनपदों में अभी हमारे पास 682 केसेस लखनऊ में आज आए हैं, स्टेट का है। तो इस प्रकार से हमारा कहना कि एक चेतावनी हमारे ऊपर है, और जैसे ही ये हम आंकड़ा 8000 10,000 के पास जाएंगे, हम कोविड का जो अलर्ट है घोषित करेंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि पूरे स्टेट में भी 3000 प्लस मरीज हैं, 682 आज की संख्या आई है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस बात को सबसे कहें कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बरकरार रखें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोविड को समाप्त करने में हमारी मदद करें। हम सबका 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। जो बच्चे अनुमन्य हो रहे हैं उनके लिए हमारी टीम काम कर रही है, और मैं जो काम करता हूं ये टीम के सहारे ही करता हूं। आपको पता नहीं है, जब रोटी तवा पर जाती है उसके पीछे कितने प्रोसेस से गुजरती है, वो उसी प्रोसेस से हमारी टीम काम कर रही है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि गेहूं बनेगा, फिर धोया जाएगा, सूखेगा, फिर पिसेगा, फिर मरेगा, फिर लोई बनेगी, फिर बेला जाएगा, तब रोटी पकेगी। तो मैं तो आपके सामने प्रस्तुत हूं, मेरी टीम की वजह से मैं काम कर रहा हूं। मैं अभी स्पष्ट देखिए, मैं एक एक करके सभी बातों पर आऊंगा। अभी आज हमने प्रदेश के मरीजों के बारे में बताया है। अगले कुछ दिनों के बाद मैं मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर भी आऊंगा। अभी दवाइयों की चिंता हम कर रहे हैं। जब से मैंने नेगेटिव आपके सामने सुना, हमारे एसीएस महोदय ने नोट किया है, प्रदेश में जो ईडीएल लिस्ट है, जो दवाइयां हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में सबको उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले, सबको दवाइयाँ मिले, सरकार इसके लिए काम कर रही है। दवाइयाँ जो एक्सपायर हुई थी उस पर पत्रावली जांच चल रही है, और पूरी तरह से जब जांच कंप्लीट हो जाएगी हम आपके समक्ष आएंगे, क्योंकि वो परते दर परते खुलती जा रही बड़ा मामला है। और दवाइयाँ गिनना, दवाइयों को फिर एक्सपायर कब हुई, कैसे हुई, कौन खरीदा था, बड़ा मामला है। आपके सामने पूरा विषय लेकर के हम आएंगे, और अब दरअसल अगर आप टारगेट तिथि तय कर दोगे तो तिथि तय करके बता देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता लोगों को इलाज मुहैया कराने की है। ये हमारा आंतरिक व्यवस्था है। हम सार्वजनिक रूप से आपके समक्ष आएंगे, और ये मैं जरूर कहता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो। थैंक यू। अरे अब इस बात अभी
अभी जो आप ये पूछना चाह रहे हो कि एम्बुलेंसेज अभी चल रही कि पहले से चल रही थी, यही जानना चाह रहे हो? मैं बता रहा हूँ। दरअसल ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये गोइंग प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हम करते रहते हैं। अभी एम्बुलेंसेज जो खराब है उनको हम बदलेंगे, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब होंगे उनको चेंज करेंगे और ये चलती प्रक्रिया, आवश्यकता अनुसार हम बढ़ाते रहते हैं। अच्छा सुनो, एक काम करें, अच्छा पहले इनका सवाल ले लेते हैं। अच्छा सुनो, अच्छा बैठिए, मैं बता देता हूँ। ऐसा ना